हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट खरीफ क्रॉप एजी 502 का छठवां लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक है यह है उर्द बीन। ठीक है, उर्द बीन के बारे में हम लोग को देखना है, जिसे हिंदी में उड़द बोला जाता है। तो उर्द बीन को कई नामों से जाना जाता है, जैसे देख लीजिए। तो इसका सामान्य नाम है उड़द या काला चना इसे बोला जाता है। तो इसे उर्द बोला जाता है, उर्द बीन बोला जाता है और ब्लैक ग्राम बोला जाता है। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिएगा, इसे ब्लैक ग्राम, उर्द बीन और उर्द बोला जाता है। तो हम लोग के लिए देखते हैं इसका बोटेनिकल नेम। तो उर्द बीन का बोटेनिकल नेम होता है विग्ना मुंगो। विग्ना मुंगो इसका बोटेनिकल नेम होता है। प्रारंभ में उड़द का वानस्पतिक नाम था फेसोलस मुंगो, जिसे बाद में हेपर ने बदलकर विग्ना मुंगो कर दिया। ठीक है, प्रारंभ में जब मूंग था इसका बोटेनिकल नेम था फेसोलस मुंगो, इसे बाद में हेपर ने बदलकर विग्ना मुंगो कर दिया। ठीक है, इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसिया फैबेसी। लेग्यूमिनेसिया फैबेसी फैमिली से हमारा जो विग्ना मुंगो है, उर्दबीन है, आता है। इसकी उप फैमिली है, उपजाति है, सब फैमिली है पैपिलियोनेसी। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 22। उड़द के पौधे का मूल तंत्र गहरा होता है, जो मृदा कणों को बांधे रखने का कार्य करता है। ठीक है, इस प्रकार यह मृदा अपरदन को रोकता है। तो हमारा जो उड़द होता है, इसके पौधे का मूल तंत्र जो होता है, इसके पौधे की जो जड़ें होती हैं पतली पतली, वो क्या होती है, बहुत अंदर तक जाती है, बहुत गहराई तक जाती हैं, जो मृदा कणों को एक साथ बांध कर रखती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे मृदा का अपरदन नहीं होता है। तो यह थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी थी, जो मैंने आप लोग बताया कि विग्ना मुंगो को कई नाम से जाना जाता है, उड़द के नाम से जाना जाता है, उड़द बीन के नाम से जाना जाता है, ब्लैक ग्राम के नाम से जाना जाता है। हमने इसका बोटेनिकल नेम बताया, तो इसका बोटेनिकल नेम होता है विग्ना मुंगो। इसको प्रारंभ में फेसुलियस मुंगो कहा जाता था, जिसे बाद में हेपर ने बदलकर विग्ना मुंगो रख दिया। फिर हमने देखा कि इसकी जो फैमिली हुआ है लेग्यूमिनेसिया फैबेसी। उसके बाद हमने इसका सब फैमिली देखा, तो पेपुलियनेसी है, गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 22। फिर हमने देखा कि उड़द जो है, इसकी जड़ जो होती है, इसके पौधे का जो मूल तंत्र होता है, जड़ जो होता है, वो थोड़ा अंदर तक जाता है, गहराई तक जाता है, जिससे क्या करता है, मृदा को बांध कर रखता है, जिससे मृदा का अपरदन नहीं होता है। तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी जो हमने ले लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। उत्पत्ति केंद्र, सेंटर्स ऑफ ऑरिजिन। तो उड़द की जो उत्पत्ति है वह भारत में हुई। ठीक है, उड़द की उत्पत्ति भारत में हुई है। यह एक जंगली पूर्वज विग्ना मुंगोवार सिल्वेस्टरिस से कृष्ण जाति की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, देखिए इसका मतलब यह कि यह जो है विग्ना मुंगोवार सिल्वेस्टरिस, यह क्या है, यह एक इसका प्रोजेनेटर है। प्रोजेनेटर का मतलब कि इसका पूर्वज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूर्वज इसी को बोलते हैं। यह एक जंगली पूर्वज विग्ना मुंगोवार सिल्वेस्टरिस से कृष्ण जाति की उत्पत्ति हुई है। मतलब इसी से यह जो जाति दिया गया है, इसी से कृषि योग्य जो मूंग है, सॉरी उर्दबीन है, उसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक, इसीलिए इसे पूर्वज बोला जाता है। तो याद रखिएगा इसका नाम। देखिए, पूर्वज का नाम बहुत जरूरी होता है कोई भी क्रॉप हो। ठीक है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा, मैं सभी क्रॉप में आप लोगों को बताया हूँ। चलिए आगे चलते हैं। याद रखिएगा विग्ना मुंगोवार सिल्वेस्ट्रिस। इसकी उपजाति देखेंगे तो बोस 1932 के अनुसार विग्ना मुंगो को 2 उपजातियों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है विग्ना मुंगो, जिसमें पहला है नाइजर। इसके पौधे शीघ्र परिपक्व हो जाते हैं और काले रंग के बड़े बीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दूसरा दिया है विरिडिस। इसके पौधे देरी से परिपक्व होते हैं और हरे रंग के छोटे बीज होते हैं। तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ। तो इसकी जो उपजाति भी होती है, ठीक है, जो कि 1932 के अनुसार हमने बोस के अनुसार देखा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे इसका पोलिनेशन। पोलिनेशन मतलब परागण। तो उड़द में जो होता है, सबसे सामान्य बात पहले समझ लिया कि उड़द में सिर्फ पोलिनेशन होता है, स्व परागण होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से उड़द एक स्व परागित फसल है। उड़द के पुष्पों में निमिलित परागण पाया जाता है। ठीक है, अर्थात पुंज स्त्रीकेसर दोनों पुष्प में बंद होते हैं, इसीलिए 100% जो होता है स्वपरागण ही होता है इसके अंदर। ठीक है, उड़द के अंदर 100% स्वपरागण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर होते हैं, दोनों पुष्प के अंदर बंद रहते हैं, इसी वजह से इसमें स्वपरागण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखेंगे प्रजनन का उद्देश्य, जिसमें पहला पॉइंट है हाइयर यील्ड। तो देखिए, मैंने आप लोग बताया था कुछ ऐसे पॉइंट है जो सभी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि हाई यील्डिंग, अर्ली मैच्योरिटी, डिजीज रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, एबायोटिक रेजिस्टेंस,
क्वालिटी। तो इन सब ये जो टॉपिक थे या जो पॉइंट मैंने आप लोग बताए, इस सभी में शायद यूज होते हैं, शायद नहीं यूज होते हैं। ठीक है, तो पहला है हायर यील्ड। तो उड़द में निम्न कारकों पर बात यह निर्भर करती है हाई यील्डिंग की, प्रति पौधे पोड्स की संख्या में वृद्धि हो। ठीक है, प्रति पॉड बीजों की संख्या, पॉड का आकार यदि बढ़ेगा तो उसमें बीज का भी मात्रा बढ़ेगा, और बीज का आकार। तो पहला पॉइंट सीधे आप लोग समझिएगा कि हाई यील्डिंग मतलब अधिक उपज के लिए हम लोग प्रजनन करते हैं। दूसरा पॉइंट है विभिन्न परिपक्व काल ड्यूरेशन, डिफरेंट मैच्योरिटी ड्यूरेशन। तो शुष्क कृषि के लिए मध्यम परिपक्वन काल व उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित करना। ठीक है, शुष्क कृषि के लिए, शुष्क कृषि मतलब समझते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए। ड्राई लैंड फार्मिंग मतलब वह कृषि क्षेत्र जहाँ पर खेती सिर्फ वर्षा के आधार पर की जाती है, उसे बोला जाता है वर्षा आधारित कृषि या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो शुष्क कृषि के लिए मध्यम परिपक्व काल व उच्च उपज वाली किस्मों का विकसित करना। सिंचित क्षेत्रों के लिए लघु परिपक्वन काल व उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित करना। जहां पर सिंचित क्षेत्र है वहां पर जल्दी से परिपक्व होने वाली उपज देने वाली किस्मों का विकास करना, और जहां पर वर्षा आधारित क्षेत्र है वहां पर मध्यम अवधि में किस्मों का विकास करना। ठीक है, अगला है जल भराव क्षेत्रों के लिए लघु परिपक्वन काल व उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित करना। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस रोग रोधिता। ठीक है, रोग रोधिता मतलब रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए। तो उड़द की फसल में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं जो आर्थिक नुकसान करते हैं। इन रोगों के प्रति रोधिता उत्पन्न करना, रेजिस्टेंस उत्पन्न करना, यह एक उद्देश्य होता है प्रजनन का। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से रोग लगते हैं। तो मूंग बीन में येलो मोजेक वायरस लगता है जो कि सबसे गंभीर बीमारी है। ठीक है, मूंग बीन का उड़द बीन का सबसे गंभीर बीमारी है मूंग बीन येलो मोजेक वायरस। ठीक है, लीफ क्रिंकल वायरस, सर्सेस्पोरा लीफ स्पॉट। ठीक है, तो इतने सब इसमें बैक्टीरियल लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, रूट एंड स्टेम रॉट, तो इतने सारे इसमें डिजीज लगते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से डिजीज लगते हैं? रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, येलो मोजेक, लीफ क्रिंकल, लीफ स्पॉट आदि इसमें डिजीज लगते हैं। ठीक है, तो इनसे बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए हम लोग प्रजनन करते हैं। अगला है इंसेक्ट रेजिस्टेंस, कीट प्रतिरोधकता। तो उड़द की फसल को कई प्रकार के कीट नुकसान पहुंचाते हैं जो आर्थिक नुकसान कर सकते हैं। इन कीटों की प्रतिरोधिता उत्पन्न करना एक उद्देश्य होता है। ठीक है, जिसमें पहला है व्हाइट फ्लाई। ठीक है, यह येलो मोजेक वायरस और लीफ क्रिंकल वायरस के लिए वाहक का कार्य करता है। ठीक है, यह जो व्हाइट फ्लाई होता है यह मूंग बीन येलो मोजेक वायरस और लीफ क्रिंकल वायरस के लिए वाहक का कार्य करता है। दूसरा है लीफ ईटिंग कैटरपिलर। ठीक है, लीफ ईटिंग कैटरपिलर। तीसरा है एफिड। तो हमने कुल मिलाकर अभी तक देखा कि हम लोग इसका प्रजनन इसलिए करते हैं क्योंकि अधिक उपज में प्राप्त हो। ठीक है, हमने अगला पॉइंट देखा कि विभिन्न मौसमों के लिए विभिन्न परिपक्व काल अवस्था पर इसे हम लोग उगा सके, इसके लिए जिसमें हम लोग ने देखा कि शुष्क क्षेत्रों के लिए हम लोग ऐसी वैरायटी लाए जो शुष्क कृषि क्षेत्र के लिए उपलब्ध हो और मध्यम अवधि वाला हो। हमने फिर देखा सिंचित क्षेत्रों के लिए ऐसी वैरायटी लाए जो अर्ली मैच्योरिटी वाली हो, जल्दी परिपक्व अवस्था वाली हो। फिर हम लोगों ने देखा कि कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, फिर हमने देखा रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता, जिसमें हमने रोग में देखा पाउडरी मिल्ड्यू, येलो मोजेक, लीफ क्रिंकल, लीफ स्पॉट। ठीक है, हमने कीट में देखा है पॉड बोरर, स्टेम बोरर, कटवार्म, व्हाइट फ्लाई। व्हाइट फ्लाई की मैंने बताया कि यह जो होता है यह मूंग बीन येलो मोजेक वायरस और लीफ क्रिंकल वायरस के लिए वाहक का कार्य करता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है अच्छी गुणवत्ता, बेटर क्वालिटी। तो उड़द के बीजों में 24% प्रोटीन होता है। ठीक है, उड़द के बीज जो होते हैं उनमें 24% प्रोटीन होता है। उड़द में ऐसे वंशग्रम भी होते हैं जिनके बीज में 27% प्रोटीन पाई जाती है। इनके उपयोग से प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जो देखिए जंगली प्रजाति होती है उड़द की उसमें 27% तक प्रोटीन पाई जाती है। तो इनके उपयोग से प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं हम लोग। ठीक है, उड़द में गुणवत्ता निम्न कारकों पर निर्धारित होती है। पहला है प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन अंश। दूसरा है मेथियोनिक कंटेंट जो कि 1.17% पाया जाता है। तीसरा है कुकिंग क्वालिटी, तो टाइम मतलब कितने समय तक आप लोग उसको पका रहे हो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगला है कठोर बीजों का प्रतिशत। ठीक है, परसेंटेज ऑफ हार्ड सीड। उसके बाद ढाल रिकवरी, तो ढाल रिकवरी जो होता है वो 70% होता है। तो आगे चलते हैं। तो मैंने आप लोगों को ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव बता दिया, एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ आप लोग समझिएगा।
तो पहला पॉइंट रहेगा आप लोग हाई यील्डिंग, अधिक उपज के लिए, ठीक है। दूसरा हाई क्वालिटी के लिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए। उसके बाद शुष्क भूमि पर खेती के लिए, मध्यम अवधि वाले उपज देने वाली किस्मों के विकास करने के लिए। फिर सिंचित परिस्थितियों के लिए कम अवधि में अधिक बीज उत्पादन देने वाली किस्मों का विकास करने के लिए, ठीक है। उसके बाद उसकी जीवन काल को बढ़ाने के लिए, दीर्घकालिक जीवन काल जो होता है उसमें अधिक उपज हम लोग को प्राप्त हो सकता है। इसके लिए रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए, जिसमें रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, येलो मोजेक, लीफ स्पॉट, क्रिंकल लीफ स्पॉट डिजीज लगते हैं। उसके बाद कीटों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता के लिए तो पॉट बॉरर, स्टेम बॉरर, कटवार्म, व्हाइट फ्लाई रखते हैं। और अजैविक कारक, अबायोटिक फैक्टर के लिए भी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए, जिसमें ड्राट, ठीक है, कोल्ड और अल्कलिनिटी, सलाइनिटी और वाटर लॉक्ड कंडीशन, इन सभी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए। उसके बाद जलवायु सहिष्णुता के लिए, मतलब क्लाइमेट टॉलरेंस के लिए, मतलब विभिन्न प्रकार के कल जलवायु में हम लोग इससे उगा सके, उसके लिए हम ऐसी वैरायटी को तैयार करेंगे, ठीक है। तो यही इसका क्या था, ऑब्जेक्टिव था, मतलब उद्देश्य था प्रजनन का। अब देखेंगे प्रजनन की विधियां। तो पहला है पूरा स्थापन, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है, मैंने आप लोग को बता दिया है कि पूरा स्थापन प्रक्रिया होती है जिसमें किसी वैरायटी को ऐसे क्षेत्र में लगाया जाता है जहां पर उसे पहले कभी नहीं लगाया गया हो। तो उड़द की एक किस्म T9 को यूपी से तमिलनाडु में पूरा स्थापित कर दिया गया, ठीक है। यह एक उड़द की प्रजाति थी T9, जिसको यूपी से लाकर तमिलनाडु में पूरा स्थापित कर दिया गया। तो इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरा है प्योर लाइन सिलेक्शन, ठीक है, प्योर लाइन सिलेक्शन। तो प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है, मैंने आप लोग प्योर लाइन सिलेक्शन के बारे में बताया हुआ है। तो सिलेक्शन किया जाता है वहां पर, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन, दूरस्थ संकरण। तो पंतनगर में विगना मोंगो का क्रॉस विगना मोंगो सिल्वेस्ट्रिस से कराकर YMB रोधी पंचक्रम प्राप्त किया गया, ठीक है। YMB का मतलब है येलो मोजेक वायरस, ठीक है। तो पंतनगर में विगना मोंगो का क्रॉस विगना मोंगो वार सिल्वेस्ट्रिस से कराकर येलो मोजेक वायरस रोधी वंशक्रम प्राप्त किया गया, परंतु इसमें पार्ट विसरण की समस्या थी। इसमें इसके जो पार्ट थे उसके विसरण की समस्या थी। इसके लिए अधिक संख्या में बैक क्रॉस प्रतीप संकरण कराने का सुझाव दिया गया, ठीक है। इसके लिए अधिक संख्या में बैक क्रॉस कराने का सुझाव दिया गया। पार्ट की लंबाई और पाचनशीलता को बढ़ाने के लिए विगना मोंगो का क्रॉस विगना रेडियाटस कराया गया, परंतु इसमें बंध्यता की समस्या थी, ठीक है। तो ये था डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन। डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने क्या देखा, डिस्टेंस हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने देखा कि इसमें जो विगना मोंगो था उसका क्रॉस विगना मोंगो सिल्वेस्ट्रिस से कराकर येलो मोजेक वायरस रोधी वंशक्रम प्राप्त किया गया, परंतु इसमें पार्ट विसरण की समस्या थी। इसके लिए इससे अधिक बैक क्रॉस कराने का सुझाव दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पॉइंट है उत्परिवर्तन प्रजनन, म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो उड़द की एक किस्म CO1 को EMS से उपचारित करके CO4 किस्म विकसित की गई, ठीक है। उड़द की एक किस्म थी CO1, ठीक है, कौन सी CO1, जिसे EMS से उपचारित करके CO4 किस्म विकसित की गई। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि EMS का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसका थोड़ा सा देखेंगे इम्प्रूव्ड वैरायटी। तो जिसमें पहली एक वैरायटी है पंत उर्द, ठीक है, पंत उर्द 19, पंत उर्द 19, पंत उर्द 31, पंत उर्द 35 और NDU 1, उत्तरा, शेखर 1, शेखर 2, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसकी इम्प्रूव्ड वैरायटियां हैं। तो यह जो आप लोगों का लेक्चर था उर्द बीन के बारे में पढ़ना था, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, खत्म हो चुका है। इसके पहले मैंने 5 लेक्चर और कराया है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और यदि आप लोग इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप लोग मैसेज करके PDF ले सकते हैं। और आप लोग हमें बताइएगा कि किस सब्जेक्ट का आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो उस सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग को दिया जाएगा। इसके बाद पहले से थोड़ा सा हम लोगों ने जो बेसिक पढ़ा था इसका थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो हमारा उर्द बीन होता है इसको कई नामों से जाना जाता है। उर्द के नाम से जाना जाता है, उर्द बीन के नाम से जाना जाता है, ब्लैक ग्राम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्यों इसे ब्लैक ग्राम से नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह जो उर्द होता है हमारा देखने में हल्का काला टाइप का होता है, ठीक है, इसीलिए इसको ब्लैक ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने देखा कि इसका बोटेनिकल नेम विगना मोंगो है। क्या है, विगना मोंगो, जिसको बदल कर जिसको पहले दूसरे नामों से जाना जाता था। इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी, क्रोमोसोम नंबर 2n/22। हमने इसका ऑरिजिन देखा तो इंडिया में होता है। हमने पोलिनेशन देखा, इसमें सेल्फ पोलिनेशन होता है और 100% सेल्फ पोलिनेशन होता है, क्योंकि इसकी जो स्त्री केसर और पुंकेसर होती हैं दोनों पुष्प के अंदर बंद होते हैं, इसकी वजह से। हमने इसका प्रोजेनेटर देखा, पूर्वज देखा, तो विगना मोंगो सिल्वेस्ट्रिस इसके पूर्वज हैं, ठीक है।
तो यह थी इसकी थोड़ी सी बेसिक जानकारी। उम्मीद करते हैं लेक्चर आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।